Hello everyone, welcome to DIWA classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. And today we'll be studying about a poem that is Father Returning Home, a poem by Dilip Chitre. So this poem is for ISC Modern English and any other courses if you have. Okay, so first we will study about the poem. Now this poem is given by Dilip Chitre and it reflects on the alienation of modern life. कैसे modern life से एक person जो है वो बहुत ज़्यादा अलग है, डिसकनेक्टेड है. द डिसकनेक्शन जो दैट इज़ बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन एंड द डिज़ायर फॉर अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग कि काश मैं उनके साथ रहूँ. ये जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है वो उस टाइम पर यहाँ पर नहीं मिलता है. ठीक है. फादर ऑफ द पोएम इट ये द फादर दैट वी शो सी इन द पोएम इज़ अ सिंबल कि हाउ लोनली और लेट नाइट कम्यूट होम फ्रॉम वर्क इन द सिटी कि ही इज़ अ पर्सन जो बहुत रात में वापस घर आता है एंड व्हेन ही कम्स होम ही कैन नॉट फाइंड एनी वन टू टॉक टू एंड ही जस्ट लिसन्स टू रेडियो एंड स्लीप. Okay, after a long train ride, he rushes through the mud and the rain only to reach a joyless house. फिर जब वो वापस आता है वहाँ से तो ही फील्स लाइक ही इज़ नॉट गेटिंग एनी थिंग, ही इज़ जस्ट गेटिंग अ जॉयलेस हाउस जहाँ पर इमोशनली डिस्टेंट चिल्ड्रन है. वहाँ पर वो बच्चे हैं, उसी के ही वो बच्चे हैं जो उससे बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं महसूस करते हैं. दे डोंट शेयर एनी सीक्रेट्स और जॉयज़ विद द फादर एंड ही इवेंचुअली फॉल्स असलीप ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर्स. और वो अपने एंसेस्टर्स के बारे में सपने देखते हुए वो सो जाता है. ओके. चित्रे पब्लिश दिस इन हिज 1980 कलेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग इन अ केज. मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्क में जो एक लौती पोएम थी. दैट वाज वन ऑफ द पोएम्स दैट इज फादर रिटर्निंग होम. द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स एंड वॉज इंस्पायर्ड बाय चित्रेज मेमोरीज ऑफ हिज ओन फादर. इट इज़ पॉसिबल दैट यहाँ पर तो वैसे वेन एवर वी टॉक अबाउट द पोएम वी विल बी कंसिडरिंग द वर्ड द स्पीकर कि ये जो पोएम है स्पीकर बता रहा है. बट स्टिल यहाँ पर वी कैन कंसिडर कि हाँ ये उनके खुद के जो पोएट हैं उनके खुद के फादर की भी कुछ मेमोरीज होंगी. इट इज़ अ पेरियोडिकल पब्लिशर. The father who was a periodical publisher in Mumbai coming from home in the 1950s. Okay, so now we will start with the poem. This was about the poem. Now we will take the main poem. And this document you will find in Telegram, DIWA classes. You can join us there. So the poem, my father travels on a late evening train. Standing among the silent commuters in the yellow light, suburbs slide past his unseeing eyes. So क्या बोला गया कि my father is returning late on the late evening train. मतलब कि रात के समय पर वो वापस आ रहे हैं. ठीक है. And now this is considered as a setting of the poem. He is standing among the silent commuters. मतलब वहाँ पर commuters, the people who come and go from one place to another, especially for work. तो जितने भी वहाँ पे साइलेंट कम्यूटर्स हैं बिकॉज जो पैसेंजर्स हैं उनसे भी कोई भी बात नहीं हो रही है. इन द येलो लाइट दैट शोज द आइसोलेशन ऑफ फादर कि वहाँ पर ट्रेन की उस डिम लाइट में वो लोग एक साथ जा रहे हैं. एंड सबर्ब्स स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आइज. और उसके बाद ट्रेन के बाहर जो विंडो है, विंडो के बाहर यू कैन सी कि बहुत सारे नज़ारे होते हैं, बहुत सारे सीन्स होते हैं. बट वो सारे सीन्स जो हैं वो अननोटिस्ड, अनसीइंग आइज मतलब कि वो अननोटिस्ड जा रहे हैं बाय द फादर बिकॉज ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन टू इट. ही इज़ जस्ट नॉट सीइंग देम. ओके, जैसे इसमें लिखा हुआ है दैट ही डजंट नोटिस द सबर्ब्स. जितना भी एरिया वहाँ का जो पास बाय हो रहा है उसको वो बिल्कुल भी नहीं देखते हैं. दैट इज़ आउटसाइड द ट्रेन्स विंडो. ओके. हिज shirt and pants are soggy and his black raincoat is stained with mud. यहाँ पे क्या बताया गया है कि his shirt and pants are soggy. They are wet and soft because of the weather. Okay. And his black raincoat is stained with mud. और उसका जो black raincoat है उसे बहुत सारा mud लगा हुआ है. His bag is stuffed with books is falling apart. And उसका जो bag है that is filled with books, it is also falling apart, means it is also torn or it is also worn out. ठीक. तो ये जो पार्टी क्या बताते हैं, ये बताते हैं दैट द पर्सन इज़ वेरी टायर्ड ऑफ द डेली रूटीन दैट ही इज़ फॉलोइंग. हिज आइज dimmed by age
फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मानसून नाइट. एंड उसकी जो आइज हैं दैट इज डिम्ड बाय एज बिकॉज ही इज ओल्ड, वेरी ओल्ड पर्सन. एंड इट फेड होमवर्ड, और वो कहाँ जा रहे हैं, वो सिर्फ एक राह देख रहे हैं कि जल्दी से हम घर पहुँचे. थ्रू द मानसून नाइट, थ्रू द ह्यूमिड मानसून नाइट दैट इज स्टिकी, ह्यूमिड, क्योंकि बारिश के समय पर यू कैन अंडरस्टैंड द दैट मॉइस्ट मौसम. ठीक है, जहाँ पर एयर होल्डिंग कैपेसिटी वेदर की बहुत ज़्यादा होती है. तो उस मौसम में द पर्सन इज़ जस्ट वेटिंग इन द ट्रेन सो दैट ही कैन रीच होम. ओके, देन ही इज़ जस्ट वेटिंग फॉर द प्लेस कि बस वो घर जाए जल्दी से. देन नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन. नाउ अब वो पर्सन ट्रेन से नीचे उतर रहा है ऑन द स्टेशन, लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस. और वो ऐसे नीचे उतर रहा है जैसे भीड़ में से कोई एक पर्सन बाहर निकला हो, दैट इज़ अननोटिस्ड. ओके, यहाँ पर क्या किया गया है, दैट इज़ अ सिमली, दैट इज़ लाइक, एज और लाइक जब हम लोग यूज़ करते हैं मतलब कि हम लोग फिगर ऑफ स्पीच बता रहे हैं, दैट इज़ सिमली. ओके, और ऐसे जैसे कि एक शब्द हो जो एक बड़े से सेंटेंस से, लंबे से सेंटेंस से गिर गया हो, जिसका उस ट्रेन से बाहर निकलना इज़ वेरी इनसिग्निफिकेंट, इन द सेंस कि अगर इतनी भीड़ से कोई एक पर्सन बाहर निकल आया है तो इट इज़ जस्ट इनसिग्निफिकेंट, जो यहाँ पर बताया गया है. Then he hurries across the length of the grey platform. Now he is just running through the grey platform that shows that the father's old age, the dullness of the life, and the worn out nature of his surroundings and existence. Grey platform means सन्नाटा, शांति, ग्लूमीनेस, डलनेस एवरीवेयर. जहाँ पर भी देखेंगे वहाँ पर देर इज़ नो वन टू टॉक, and he is just hurrying across the length. That is a very long platform and he is just hurrying towards the way home. ठीक, and that is also the, मतलब ये जो entire paragraph है, it shows the old age, the dullness of his life and the worn out nature of his surroundings, कि उसकी surroundings भी उसी के जैसे ही worn out है, tired है. He crosses the railway line, he enters the lane, his chappals are sticky with mud but he hurries onward. उसकी मीन्स ही इज़ क्रॉसिंग द लाइन, रेलवे लाइन, वो पूरी जितना यू कैन से द स्टेशन एरिया वो पूरा उसको क्रॉस कर रहा है. ही इज़ एंटरिंग द लेन, हिज चप्पल्स आर वेरी स्टिकी विथ मड. ठीक, एंड बट ही हरीज ऑनवर्ड, बट स्टिल ही इज़ लाइक वेटिंग जस्ट टू गो बैक होम. ओके, ही इज़ रशिंग थ्रू दैट. एंड यहाँ पर एक मतलब दिस हैज़ बीन शोड दैट the speaker envisions his anti-climatic exit. Anti-climatic, something very disappointing, something that is not very intense. वो बस शांति से धीमे धीमे वहाँ से बस चला जा रहा है. he is just going back home. The exit from the train followed by his rushing across a dingy train platform. His chappals are sticky and muddy. Why? Because of the rain, because of the moist weather. He can see that the surroundings are very dirty. Okay, home again, I see him drinking weak tea. Ab this is very important. Okay, you can mention a star here. Usually जो question पूछा जाएगा वो आपसे यहीं से ही पूछा जाएगा. Home again. Now again he is home. This shows his daily routine, his monotony of his life, his routine nature, जो वो daily आकर के जो करता है. ठीक है, I see him drinking weak tea. Weak tea you can say कि there is no one जो उसे एक गरम ताज़ी टी पिला सके. ईटिंग अ स्टेल चपाती मीन्स सुबह का बना, रात का बना, वॉट्स एवर. ठीक, तो वो एक ही इज़ ईटिंग अ स्टेल चपाती, ही इज़ रीडिंग अ बुक. तो दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट. वीक टी along with a stale chapati, it symbolizes a lack of care. The people at home are least bothered that the person is coming home and he is receiving a very cold attitude the father receives at home. ठीक है, it suggests that his family does not prepare or save anything for him, emphasizing his loneliness. कि the father is just, this is just a one-sided affection that the father has for his family, but the family doesn't respond to anything in return. Okay, he goes into the toilet to contemplate. He is
going to the washroom and he is thinking deeply. Man's estrangement from a man made world, very important line. ठीक, इसको एज कोड भी आप प्रिपेयर कर सकते हो. तो इसमें लिखा हुआ है कि मैन इज एलियनेटेड फ्रॉम द मैन मेड वर्ल्ड. पर्सन ने खुद जो एक वर्ल्ड बनाया है उसी से ही वो पर्सन जो है वो दूर हो गया है. ठीक है, जैसे यू कैन टेक द बेसिक एग्जाम्पल कि मोबाइल फ़ोन्स पीपल ने बनाए हैं, बट समवेयर मोबाइल फ़ोन्स कनेक्ट टू पीपल, are used to connect with the people, and somewhere they are used to disconnect with the people. ठीक, coming out he trembles at the sink, and when he comes out from that washroom after having a deep thought, ये वाला जो थीम है मैन्स एस्ट्रेंजमेंट और डिसकनेक्शन विद द मैन मेड वर्ल्ड, ये पूरा नीचे अभी आपको एक थीम के फॉर्म में मिलेगा. 2-3 थीम्स कैन बी शोन हियर. ठीक, फादरहुड ऑल्सो यहाँ पर दिखाया गया है, ये वाला भी ऐसे ही दिखाया गया है, तो दैट यू कैन रीड. आई विल सेंड यू दिस डॉक्यूमेंट. देन coming out he trembles at the sink. Now when he comes out from the washroom he is just trembling at the sink. This shows his physical frailty, वो कितना weak है. The cold water running his brown hands, he is an Indian, so the cold water is running through his brown hands. A few droplets clinch to the graying hairs on his wrist. Graying hairs again showing aging. ठीक है, तो वो दिखा रहे हैं उसकी वल्नरेबिलिटी, हाउ वीक हाउ फ्रेल ही इज़, वो ये दिखा रहे हैं. एंड देन the next part, that is also, this is also very important. Okay, his sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. जो उसके मूडी, बैड टेम्पर्ड, नॉट वांटिंग टू स्पीक टू एनीवन वाले पीपल हैं, उसके जो बच्चे हैं जो इतने मूडी हैं, चिड़चिड़े हैं, दे आर नॉट wanting to have any sort of talk or word with the father. वो बच्चे इसके साथ बिल्कुल भी जोक्स और सीक्रेट्स शेयर नहीं करते हैं. he will now go to sleep listening to the static. Now this shows the isolation of the person, कि वो कितना उसको मतलब हटा दिया गया अपनी लाइफ से. okay, he will now go to sleep listening to the static on the radio. The volume the voice on the radio is just continuing, क्योंकि वो वन साइडेड होती है ऑलरेडी, यूजुअली प्री रिकॉर्डेड होती है, तो वो एक स्टैटिक, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ मोशन, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ टू वे कॉन्वर्सेशन के बिना वो एक साइड से वो बस उसको सुनता जा रहा है. एंड ही इज़ ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर्स, वो अपने पास्ट के बारे में, अपने एंसेस्टर्स के बारे में सोच रहे हैं. द जॉयज ही यूज टू गेट देन एंड ही इज़ नॉट गेटिंग राइट नाउ, अपने पास्ट के बारे में सोच रहा है. एंड अबाउट हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, वो सी द फादर इज़ इन अ प्रेजेंट सिचुएशन. ठीक, वो एंसेस्टर्स मतलब अपने पास्ट के बारे में सोच रहा है, वो ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, कि माइट बी फ्यूचर के जॉयज़ के बारे में वो सोच रहा है. थिंकिंग ऑफ नोमैड्स एंटरिंग, एंड दे आर एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास. और ये जो ड्रीम्स है, दे आर एक्टिंग एज ट्रैवलर्स, जो एक नैरो पास से मतलब एक स्लाइड एरिया से उसके दिमाग में आ रहे हैं. ओके, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि द फाइनल लाइन्स इवोक अ सेंस ऑफ लॉन्गिंग फॉर अ कनेक्शन टू द पास्ट. ही इज़ जस्ट longing for that happy time he had in the past and might be in the future also he may have. This is represented by thoughts of nomads entering a subcontinent through a narrow pass. जैसे कि कोई नोमैड हो, जैसे कि कोई ट्रैवलर हो जो एक नैरो पास से, एक पतली सी गली से वो किसी सब कॉन्टिनेंट में एंटर कर रहा है, उसी की तरह ये जो थॉट्स हैं ये भी उसके दिमाग में आ रहे हैं जैसे कि ट्रैवलर्स आते हैं. ओके, तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दैट द हिज मूडी किड्स barely interact with him. He falls asleep listening to the white noise, the static noise that is coming from the radio. He is dreaming about his past as well as future generations, as well as the ancient nomadic people who traveled across the mountain pass into the India. मतलब उनके बारे में भी वो सोच रहा है. ठीक, and this contemplation is also linked to his grandchildren, suggesting the generational connection and even a hopeful look towards the future. और हो सकता है
कि जिस पोएम को हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा ग्लूमी पोएम है, तो उसमें देयर इज़ वन होप, जो वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में सोच रहे हैं कि माइट बी द लव द अफेक्शन ही इज़ नॉट गेटिंग फ्रॉम द प्रेजेंट वंस, वो उसको अपने फ्यूचर जनरेशन से मिलेगा. ओके, तो अब we will study the themes. You just have to read this out after reading all the statements that I have given. तो theme, the alienation and restlessness of modern life, that you will study. इसके बाद the second one is family, legacy and intergenerational conflict. Means you have studied na, his stale chapati, weak tea, the sullen children. तो इन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि पेरेंट्स की सैक्रिफाइसेस आर नॉट बीइंग सीन हेयर, नॉट बीइंग इवन कंसिडर्ड हेयर. एंड द लास्ट वन इज़ फादरहुड एंड मैस्कुलिनिटी, जहाँ पर द पोएम हिंट्स द डिस्टेंस दैट इज़ बिटवीन सोशल एक्सपेक्टेशंस जो फादर की हैं एंड द इवेंचुअल लव दैट ही इज़ नॉट एट ऑल गेटिंग. द स्पीकर पिक्चरिंग द फादर एज हरिंग टू होम, कि वो अपनी फैमिली, उसके लिए उसकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इवेंचुअली उसको जो इन रिटर्न मिल रहा है दैट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट. ओके, so hence this is the poem. I hope you all have understood. Rest we'll be doing soon. If there is anything you wish to understand more, you can mention it in the comment box, and keep preparing. Best wishes. Thank you.